एक तरफ राफेल की आहट और दूसरी तरफ डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दरअसल चालबाज चीन ने जब से गलवान हिंसा को जन्म दिया, भारत अपने आक्रामक रवैये से चीन के पसीने छुड़ा रहा है। चाहे बात युद्ध के मैदान की कर लें, ड्रैगन को सबक सिखाने की हर मुमकिन कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है और अब डिजिटल स्ट्राइक से विस्तारवादी चीन की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है। भारत सरकार के एक के बाद एक फैसले से चीन हैरान है और परेशान भी। अभी हाल ही में डाटा चोरी के आरोप में भारत ने चीन की 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था और अब 47 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने चीन पर दूसरी डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। चालबाज चीन को चित्त करने में भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक ओर जमीन से लेकर आसमान तक हमारे बहादुर जवान ड्रैगन पर अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर भी जबरदस्त प्रहार जारी है। अभी हाल ही में भारत ने चीन की 59 ऐप्स को बैन किया और अब उसकी दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। इसमें 47 और चीनी ऐप्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और ऐसा करके भारत का संदेश साफ है कि चीन की घेराबंदी करने में भारत अब एक पल के लिए भी सोचने वाला नहीं। भारत का चीन पर डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2। 47 और चीनी ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध। चीन के 59 ऐप्स भारत में पहले से हैं बैन। कुल 106 चीनी ऐप्स पर चला चाबुक। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2। चालबाज चीन ने जब गलवान में दुस्साहस किया तो उसे शायद ही इस बात का आभास रहा होगा कि चीन इतने बड़े कदम उठाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। चीन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंचने ही वाला है। समुद्र में ड्रैगन की घेराबंदी लगातार जारी है। LAC पर हमारे जवान चीनी फौज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, यानी भारत थल जल नभ तीनों से ड्रैगन पर शिकंजा कस चुका है और अब आर्थिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी जारी है। भारत में पहले ही 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया था, जिसमें बेहद मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल थी और अब भारत ने 47 नए ऐप्स को बैन कर चीन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। भारत के IT मंत्रालय की ओर से जिन 47 ऐप को बैन किया गया, उनकी लिस्ट तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन सरकार के सूत्रों की माने तो इसमें PUBG गेम का नाम सबसे ऊपर है, जिससे चीन को सालाना करोड़ों की कमाई होती है। इतना ही नहीं, सरकार की नजर 250 और ऐसे ऐप्स पर है जिन पर चीनी सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप है। भारतीय इंटेलिजेंस का मानना है कि ये सभी ऐप्स भारतीय यूजर्स का डाटा चोरी कर चीन को भेजते हैं, लेकिन भारत ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने ऐसा करने की जो हिम्मत दिखाई, उसे अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों ने न केवल सराहा, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भारत से सीख भी ली और ये सभी देश इन चाइनीज ऐप को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका इस बात को लेकर कितना गंभीर है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा तक बना दिया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का भी कहना है कि वो चीनी ऐप को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बैन करने में हिचकेंगे नहीं। यही नहीं, दुनिया के कई और मुल्क चाइनीज ऐप पर नजर बनाए हुए हैं और संभव है कि ड्रैगन की डिजिटल विस्तारवादी सोच पर जल्द विराम लग जाए। दरअसल इन चीनी ऐप्स को लेकर भारत समेत दुनिया की निगाहें पहले से ही टेढ़ी है, जिसके पीछे वजह है चीन की बिजनेस पॉलिसी,
जिसके मुताबिक चीनी कंपनी चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में बिजनेस करे, उसे डाटा चीनी सरकार से साझा करना ही होगा। हर मुंडा फॉलो मैनू करदा ढूंढे मिलने का बहाना let me love you और इसी डाटा की बदौलत आने वाले सालों में चीन दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन भारत के कदम ने यह साफ कर दिया है कि चीन की कोई भी चाल लंबी नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसीलिए हम कह रहे हैं डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2। भारत ने अपनी पहली डिजिटल स्ट्राइक में चीन की बेहद मशहूर ऐप टिकटॉक को बैन किया था और अब दूसरी स्ट्राइक में गेमिंग ऐप पबजी समेत 47 ऐप पर भारत ने चाबुक चलाया है। वैसे भी पबजी को लेकर भारत में विवाद कोई नई बात नहीं है। हमेशा से पबजी युवाओं पर गलत प्रभाव को लेकर विवाद झेलता रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारत सरकार इसे जल्द बैन करने वाली है। महज चंद दिन पहले जब भारत ने चीन के डिजिटल विस्तार पर प्रहार किया और 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई, तो उनकी चारों ओर चर्चा हुई। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों ने भारत के इस कदम की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं चीन इससे बुरी तरह बौखलाया। लेकिन पीएम मोदी ने उस समय ही साफ कर दिया था कि चीन ने भारत से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। दरअसल गलवान हिंसा के बाद से ही भारत का रुख साफ है। अब भूमाफिया चीन को सिर्फ सीमा पर ही जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि आर्थिक तौर पर भी चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी कड़ी में भारत ने चीन के खिलाफ अपनी दूसरी डिजिटल स्ट्राइक में 47 ऐप पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें सबसे ऊपर पबजी को रखा गया है। संभव है कि इन सभी ऐप्स को भारत जल्द हमेशा के लिए बैन कर दे। बता दें कि पबजी के करीब 18 करोड़ यूजर्स भारत में है, लेकिन इसे बैन करने को लेकर सरकार का तर्क है कि पबजी भारतीयों का डाटा चोरी कर दुनिया को बेचती है। और ऐसा न सिर्फ भारत सरकार कहती है, बल्कि खुद पबजी भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि उसके यहां डाटा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। ऐसे में भारत सरकार ने साफ कर दिया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत एक और जहां डाटा चोरी को लेकर चीन पर नकेल कस रहा है, वहीं दुनिया में डिजिटल महत्व को देखते हुए इसका विस्तार भारत में भी करने पर जोर दिया जा रहा है। 4 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करते हुए ये कहा था, हमारे देश के युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक जैसी भारतीय ऐप बनाएं, मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा। पीएम मोदी की अपील कोई पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी डिजिटल ताकत को दुनिया के सामने रखते रहे हैं, और अब जबकि चीन ने हिमाकत कर दी है, तो इसे भारत एक अवसर के तौर पर देख रहा है। हालांकि चीनी ऐप के विरोध में यह आवाज पहली बार उठी है, ऐसा भी नहीं। इससे पहले भी चीन को जवाब देने की मांग उठती रही, लेकिन गलवान हिंसा के बाद पूरे देश के सब्र का बांध टूटा। लोग सड़कों पर उतरकर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग करने लगे। अपने घरों में इस्तेमाल की जाने वाले चाइनीज प्रोडक्ट को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, चीन में बने मोबाइल और ऐप्स को भी बैन से पहले ही भारी संख्या में हटाया जाने लगा था। समाज सेवी सोनम वांगचुक और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी चीनी सामान का बहिष्कार करने की लोगों से अपील की थी। जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें, तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब
दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। भारतीय लोगों के इसी गुस्से को देखते हुए सरकार को भी ऐसा लगा कि यह सही मौका है जब चीन को सबक सिखाया जाए। और फिर सरकार ने एक के बाद एक चीन के खिलाफ कदम उठाए। रेलवे और बीएसएनएल ने बड़े कदम उठाते हुए चीनी कंपनियों के साथ करार रद्द किया। महाराष्ट्र ने और बिहार ने चीनी कंपनी के साथ हुए 5020 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रोक लगा दी थी। तो वहीं बिहार सरकार ने चीनी कंपनियों की दखल को देखते हुए गांधी सेतु पुल का टेंडर रद्द कर दिया। हालांकि ये महज एक शुरुआत है। ड्रैगन को बाय बाय कहने के फुल प्रूफ प्लान पर अभी काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारत से उलझना न केवल चीन को सीमा पर महंगा पड़ रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की कमर हिंदुस्तान ने तोड़ी है। मोबाइल ऐप इंडस्ट्री की बात की जाए तो भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स है। पिछले साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऐप भारत में इंस्टॉल की गई। इस डिजिटल स्ट्राइक के बाद ड्रैगन को एक ऐसे बड़े बाजार से हाथ धोना पड़ रहा है जिसकी कमाई से वो दुनिया को हथियारों की गर्मी दिखाता है। अब निकल रही है ड्रैगन की हेकड़ी। डिजिटल स्ट्राइक 2 से टूटेगी ड्रैगन की कमर। हाथ से गया 80 करोड़ ग्राहकों का बाजार। चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक उसकी कमर इस तरह तोड़ रही है कि जिस बाजार की कमाई पर वो दुनिया को हथियारों की गर्मी दिखाता था, वहां से उसे अब फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। भारत चीन के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, इसीलिए भारत से दुश्मनी की कीमत ड्रैगन को सदियों तक चुकानी होगी और उसकी आने वाली पीढ़ियां इसी गलत नीति और फैसलों के लिए मौजूदा चीनी सरकार को जमकर कोसेगी। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2020 के शुरुआती 3 महीनों में दुनिया भर में 4.5 अरब से ज्यादा ऐप डाउनलोड हुए, जिनमें सबसे ज्यादा टिकटॉक था। आप में कैल्शियम की भी कमी है और विटामिन डी की भी कमी है। आप में बस डॉक्टर बस रहने दे। देख लिया मैंने तेरी रिपोर्ट और टेस्ट, इतनी कमी तो मेरे में मेरी सासू ने भी ना काटी। लेकिन भारत सरकार ने चीन पर अपनी पहली डिजिटल स्ट्राइक की थी तो उसे करीब 750 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। भारत में 4 तरह के चीनी ऐप का बाजार है। पहला आर्थिक लेन देन ऐप, दूसरा खरीदारी ऐप, तीसरा मजाकिया ऐप, चौथा चीनी दुष्प्रचार को बढ़ावा देने वाला ऐप। टिकटॉक की बात करें तो दुनिया भर में इसके 2 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 30% भारतीय थे। इसके बाद चीन और अमेरिका में इसके यूजर्स हैं। इस ऐप की कुल कमाई का 10% केवल भारत से होता था। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार को 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सरकार का तर्क है कि आईटी कानून की धारा 69A के तहत जिन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, उनसे जनता के निजी डाटा में सेंधमारी हो रही थी और इससे न सिर्फ यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे खतरे में आ गई थी। केंद्र सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इस संबंध में कई शिकायतें मिली। वहीं भारतीय साइबर क्राइम समन्वय सेंटर ने पाया कि अमेरिका और सिंगापुर में कंपनियों के ऐप को ब्लॉक करने के बाद भी डेटा बहुत तेजी से चीन जा रहा है। टिकटॉक और कुछ अन्य ऐप की जांच में खुलासा हुआ कि कैमरा, माइक्रोफोन और फुल नेटवर्क एक्सेस को इस तरह से बनाया गया। हालांकि इसे लेकर कंपनियों की भी अपनी दलील रहती है, लेकिन भारत सरकार फिलहाल किसी भी चाइनीज कंपनी की दलील को सही नहीं मान रही। वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार अलीबाबा, टेसेंट, टीआर कैपिटल और हिल हाउस कैपिटल सहित चीनी निवेशकों ने साल 2015 से 2019 के बीच भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में 5.5 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया। इसीलिए इस फैसले के बाद उन्हें तगड़ा झटका लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पता नहीं कौन है,
पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर 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 उधर देखो, मुर्गी है, मुर्गी मुर्गी है। मुर्गी नहीं। तो भारत की तैयारी चीन को सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही घेरने तक सीमित नहीं है। युद्ध के क्षेत्र में भी चीन को चित्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमानों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अपने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए राफेल का नया घर फिलहाल अंबाला एयरबेस होगा, जहां अपने एक साथी के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी राफेल। जब उड़ेगा राफेल, ड्रैगन होगा फेल। राफेल आएगा, दुश्मनों के होश उड़ाएगा। भारत का नया प्रहरी करेगा दुश्मन पर प्रचंड प्रहार। इंतजार की घड़ी खत्म, फाइनल काउंटडाउन शुरू। हाल की चुनौती को देखते हुए भारतीय वायुसेना के आला अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में 2 दिनों की बैठक की, जिसमें सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है कि इसी मीटिंग में राफेल की अंबाला तैनाती को लेकर फैसला हुआ। दरअसल चीन के साथ टकराव और पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखते हुए अंबाला बेस को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि शुरुआत में जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि किसी भी नए लड़ाकू विमान की पहली तैनाती अंबाला बेस पर ही क्यों होती है, तो इसके पीछे भारतीय वायुसेना की बड़ी सोच है। पाकिस्तान का सरखौदा एयरबेस जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमने आपको 200 किलोमीटर का दायरा बताया था, वो 200 किलोमीटर का दायरा पाकिस्तान और चीन के जो सीमा है उसके लिए है। जी हां, पाकिस्तान और चीन की जो सीमा है उसके लिए है। लेकिन जो सरखौदा एयरबेस है जो पाकिस्तान का है और जो चीन का है वो गरगुंसा एयरबेस है। गरगुंसा एयरबेस चीन का, जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है। जी हां, चीन की जो सीमा है उसकी जो किलोमीटर्स में अगर हम आपको बताएं तो वो 200 किलोमीटर है, लेकिन गरगुंसा एयरपोर्ट जो एयरबेस है चीन का, उसकी दूरी 300 किलोमीटर है। इस पूरे के पूरे ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए और इसके माध्यम से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है हिंदुस्तान के लिहाज से। शुरुआत में जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे फाइटर जेट को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। इसके बाद राफेल की जो अगली स्क्वाड्रन आएगी उसे पश्चिमी बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। लेकिन राफेल की 3 खास अहमियत आपको बता देते हैं कि इसका जो डिजाइन है, इसका जो इंजन है वो बेहद जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रडार सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और साथ साथ हथियार न सिर्फ हवा में बल्कि हवा से हवा में भी मात करने में यह सक्षम है। तो ये आप पूरे के पूरे इस मैप के जरिए, इस मैप की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सर है और इस हिंदुस्तान के सर के ऊपर 2 ऐसे मुल्क जिसके साथ हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा बनती नहीं है, या फिर कहें कि पाकिस्तान और चीन बनने नहीं देता है। और यही वजह है कि अंबाला अपने नए प्रहरी के स्वागत में पूरी तरह तैयार है। भारत के पास राफेल आने के बाद उसका मुकाबला करने वाले चीन के पास राफेल के बराबर लड़ाकू विमान नहीं है। वही बात पाकिस्तान की करें तो उसके पास सबसे अच्छा फाइटर जेट F-16 ब्लॉक 52 है, जिसकी मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और चीन की तुलना में भारतीय वायुसेना कहीं आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ राफेल की गड़गड़ाहट है और दूसरी तरफ डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 है। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।